दिव्या ने अंध खुली आंखों से दीवार पे लगी घड़ी की ओर देखा जो 8 बज गए हैं दिखा रही थी। उसने फिर से आंखें बंद करके जैसे ही करवट ली सामने मस्त नींद में सो रहे पति को कुछ देर अलपक निहारने लगी। कल ब्याह कर इस घर में आई थी बाइक में कार्यकर चंडीगढ़ निवासी दिव्या के लिए उनके करीबी रिश्तेदार दिल्ली में कार्यकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कबीर के लिए विवाह का प्रस्तावना लेकर आए थे। दिव्या के पापा को घर परिवार सब बहुत पसंद आया और जल्दी ही सब कुछ तय करके 6 महीने बाद विवाह तय हो गया। विवाह के बाद उसे आसानी से दिल्ली में उसी बैंक की शाखा में तबादला मिल गया। इन 6 महीने में अपने भावी पति से ज़्यादा तो नहीं मिल पाई, बस फोन पे ही ज़्यादा बात हुई है। ससुराल में सास ससुर एक छोटी ननद बुलबुल थी। किसी को ज़्यादा नज़दीक से जानने का अभी तक उसे मौका नहीं मिला था। सब कुछ उसके लिए नया था। 2 दिन बाद विवाह समारोह में पति कबीर से ज़्यादा बात करने का समय ही नहीं मिला, लेकिन आंखों आंखों में दोनों ना जाने कितनी बातें की है। और ये पहली रात बातें करते करते पता ही नहीं चला था कब तक और उसे नींद का न्योता दे दिया। कमरे की बाहर की आवाज़ें बता रही थी कि परिवार के लोग उठ गए हैं। सोचते सोचते आधा नींद और बीत गया। दिव्या को लगा उठ जाना चाहिए, नींद तो अब आने से रही नहीं। वैसे भी जब शरीर में बहुत थकावट हो तो नींद जल्दी से नहीं आती। वैसे उसकी सासू माँ ने सोने से पहले कहा था, बेटा जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से उठना, यहाँ टीवी सीरियल की तरह सुबह पूजा वगैरह नहीं है। कहते दोनों सास बहू हंस पड़ी थी। दिव्या के उठने के लिए अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि बीच में राह पर बड़े बड़े 3 सूटकेस रास्ते में घेरे थे। उसने नजर घुमाकर कमरे पर जायजा लिया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक बड़ी सी अलमारी और साथ में बड़ा सा शीशा और नीचे सुविधाजनक सामान रखने की व्यवस्था। साथ में एक तरफ छोटा सा टेबल और कुर्सी पड़ी थी जिस पर कबीर का लैपटॉप पड़ा था। अटैचिया को सरका कर उसने बाथरूम की तरफ अपने जाने का रास्ता बनाया। तौलिया के लिए कबीर की अलमारी खोली तो देखकर हैरान हुई। पहले से ही कपड़े की ठास भरी हुई थी। देखते ही उसके मुख से निकला, हे राम, यहाँ तो रुमाल भी की जगह नहीं है, मेरे कपड़े कहाँ जाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद बाथरूम से नहाकर जब बाहर निकली तो सूटकेस देखकर सोचने लगी, माँ ने किसने मेरे हल्के फुल्के कपड़े रखे हैं। एक सूटकेस उठाकर बिस्तर पर रखा तो उसके ऑफिस के कपड़े जूते वगैरह थे। फिर हिम्मत करके दूसरा उठाते हाथ से ऐसा छूटा कि पैर के अंगूठे पर सीधे गिर गया। पैर पूरा दर्द से भर गया और अंगूठे के मांस उतरने की खून तेजी से बहने लगे। एक हल्की सी चीख उसके मुंह से हाथ पर रखकर दबा लिया। नहीं चाहती थी कि पति की नींद खलन आए। उसने जल्दी से साथ पर रुमाल चोट पे बांधा, दूसरी अटैची खोली और भगवान का शुक्र किया सब कपड़े उसी में थे। एक हल्का सा गुलाबी रंग का उसने प्लाजो सूट पहना, बड़ा सामान्य सा मेकअप किया और बाहर आ गई। रसोई में उसकी सासू माँ रेखा और कबीर की चाची नीता खरी बातें कर रही थी। दिव्या ने दोनों के पाँव छूकर प्रणाम किया। रेखा ने उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दिव्या की बात जारी रखते हुए पूछने लगी, पापा जी बुलबुल सब उठ गए? रेखा, पापा कब से उठ गए हैं और बुलबुल तो 12 बजे से पहले उठने वाली नहीं है। दिव्या, हाँ वो तो शादी की थकावट ही बहुत होगी। उसकी बात सुनते ही मीठा बोल पड़ी, वो तो महारानी है इस घर की, यहाँ तो रोज का उठना है बहुरानी। तुम्हारी जो यह ननद है ना किसी राजकुमारी से कम, धीरे धीरे तुम्हें उनके शौक नाज से पता चल जाएंगे। कहकर चाची आंख मटकाकर हंसने लगी। तभी रेखा की नजर दिव्या के खून से भरे उस रुमाल पे गई तो एकदम घबरा गई। ये चोट कैसी लगी बेटा? वो उसके पैर की ओर देखते हुए बोली। वो अटैची लग गई कपड़े निकालते हुए। ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी। कहते हुए दिव्या सासू माँ से पूछने लगी, मम्मी जी मेरे कपड़े रखने के लिए कोई जगह है? रेखा बोली, सच में बेटा, मैं इसी बार में सोच रही थी। ऊपर छत पे हमारा गेस्ट रूम है, वहाँ दीवार की अलमारी तो सीलन है, एक और पुरानी लकड़ी की अलमारी है। अगर तुम्हें पसंद आए तो वही फिलहाल रख लो, फिर जब समय मिले तो कबीर के साथ जाकर अपने लिए एक नई अलमारी खरीद लाना। दिव्या सुनकर खुश हो गई और 2 दिन के बाद चाचा चाची के जाते ही अपनी सारी अटैचियां कमरे में पहुंचा दी। दिव्या ने जैसे ही पुरानी अलमारी देखी तो कुछ देर के लिए उसे देखती रह गई। गजब की उस पर चित्रकारी थी। दरवाजे पे छोटा सा दर्पण भी था। लगता है जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई यादों की विरासत को धरोहर के रूप में संभालते हुए अलमारी है। दिव्या ने बड़े करीने से उसे खजाने रूपी अलमारी को अपने सब कपड़े अच्छे से लगा दिया। कुछ उसकी पोशाक अभी पैकिंग में ही थी तो उसे वैसे भी रख दिया। अलमारी में उसका सारा सामान बड़े सुरक्षित तरीके से जब लग गया तो जब अलमारी को देखकर वो स्वयं की मेहनत पे खुश होने लगी। रीति रिवाज
रिश्तेदार घूमना फिरना सब निपट गया तो जीवन धीरे धीरे समान डर पे आने लगा। फिर एक दिन इतवार को दोपहर में दिव्या रसोई में सासू माँ का हाथ बटा रही थी तो बुलबुल रसोई में आकर खाना मांगने लगी। माँ ने कहा आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। खाना तैयार होते ही रेखा बुलबुल को आवाज देने गई। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दिव्या को जाकर देखा तो बेटा कहाँ चली गई हो? अभी तो भूख भूख कहकर चिल्ला रही थी। बुलबुल को सारे घर में ना पाकर दिव्या उसे देखते छत पे चली गई। ऊपर छत पे पहुंचते दिव्या के पांव जैसे जमीन में जुड़ गए। सामने का रास्ता देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर छत पे जो चारपाई पड़ी थी उस पर दिव्या के सब कपड़े नुकसान तरह खुले पड़े थे। उसकी महंगी महंगी ड्रेसेस एक दूसरे के ढेर पे रुपए करी थी जिसे खरीदने वक्त उसने ना जाने कितनी बार सोचा था। एक मध्यवर्गीय लड़की के लिए एक एक पैसे की कीमत होती है। वो अंदर कमरे में गई तो बिस्तर पे उसके कपड़े के जैसे प्रदर्शनी लगी थी। पैकिंग के सभी लिफाफे उधर उधर बिखरे पड़े थे। सामने बुलबुल शीशे के सामने उसका गाउन पहनकर खुद को मटक मटक कर देख रही थी। हजारों दिमागों सवालों के बाद दिव्या बस एक ही बात कह पाई, बुलबुल ये सब क्या है? दिव्या को देखते ही बुलबुल को जैसे अपनी उलझनों का तोड़ मिल गया। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाते हुए बोली, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी ड्रेस पे अपना मन टिकाऊं। सभी एक से बढ़कर एक है। मेरी बहुत करीबी दोस्त की शादी है, एक नहीं तीन तीन ड्रेस चाहिए। उसकी बात सुनते ही दिव्या अपने मन की आवाज़ों को नियंत्रण में रखकर बड़े प्यार से बोली, लेकिन दिव्या तुमने तो अभी शादी में भी कितने कपड़े बनवाए होंगे और फिर ये सब तो मेरे साइज के है। बुलबुल बोली, भाभी वो तो सब देख लिया है और साइज कौन सा समस्या है, मैं आधे घंटे में ठीक करवा लूंगी, बस आप मेरे यहाँ मदद कर दो। दिव्या बोली, मुझे नीचे बहुत काम है और तुम भी आकर खाना खा लो, कहकर दिव्या नीचे चली गई। नीचे आकर जब रेखा ने पूछा तो दिव्या ने सारी बातें बता दी। माँ ने यह लड़की भी था कहकर इतनी बड़ी बात को बिल्कुल हल्के में ले लिया। दिव्या को एक और झटका लगा। बुलबुल को इस कारनामे पे का अब तक कबीर को ही पता चल चुका था। रात को पत्नी का फूला हुआ चेहरा देखकर कहने लगा, जाने दो, वो भी ऐसी अपनी खुशी के आगे कुछ नहीं देखती है और ना ही किसी से समझौते करती है। कुछ अमीर घरों की लड़कियां उसकी दोस्त है, बस उन्हें जैसा बनना दिखना जो भी है, बस उसके लिए यह सब बहुत मामूली है। ऐसा नहीं कि हम उसे कुछ कम पैसे देते हैं, पापा से खूब पैसे लेती रहती है। शुरू शुरू में माँ मना करती थी, जब देखा उस पर कोई असर नहीं तो माँ ने भी अपनी रवैया बदल लिया। पापा को ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसके निजी कामों में ज़्यादा दखलअंदाजी नहीं करता। वैसे भी काफ़ी जिद्दी और मुंहफट है, मेरी मानो तो तुम भी इससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि उसके मन की तुम्हारे लिए सम्मान कम हो। वैसे ही पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, उसका कॉलेज खत्म होते ही पति इंतजार है। कबीर की बात को जवाब देते हुए दिव्या बोली, कबीर घर परिवार में बहन भाभी एक दूसरे के कपड़े पहन लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले पूछ लेना चाहिए। शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ होती है। सहेलियाँ भी एक दूसरे से जरूरत पड़ने पे कपड़े मांग लेती है, लेकिन इसे आदत बना लेना यह अच्छा घरों की बेटियों को शोभा नहीं देता, ऐसा मैं मानती हूँ, कहकर गुस्से में कंबल तानकर सो गई। 2 साल के बाद बुलबुल की शादी एक छोटे शहर के रेस्टोरेंट के मालिक नवीन से हो गई। परिवार में उसके पिता और एक छोटा भाई अभिमन्यु था, जिसकी अभी भी नौकरी लगी थी। माँ का भी काफी साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। जाहिर था गृहिणियों के नाते सारा घर बुलबुल के हवाले था। बुलबुल धूमधाम से ब्याह करके अपने घर चली गई। इन 2 सालों में दिव्या के ननद के कई रूप देखे। अक्सर तारों पर सूखते कपड़े बताते थे कि यह सब लिबास बुलबुल का नहीं है। दिव्या को अपनी कई बार खोई हुई चीज़ें बुलबुल के कमरे में मिली थी। अब वो दिव्या के लिए भी अब यह आम बात हो गया था। बुलबुल अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होने लगी। इसकी वजह से मायके कम आती थी। वहाँ उसने अपनी कल सी छवि कायम थी, कुछ ज़्यादा दिव्या को नहीं पता चलता था। पति का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए शिकायत करने को कभी उससे उम्मीद नहीं थी। 4 साल के बाद बुलबुल के देवर की शादी जब तय हुई तो शॉपिंग करने के मकसद से 3-4 दिन के लिए मायके आई। दिव्या के साथ जाकर खूब खरीदारी की, हर मौके के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदी। फिर शादी का दिन भी आया। जब बारात चलने की घड़ी आई तो सभी बुलबुल भाभी से पूछने लगे। नवीन ने दिव्या से कहा, भाभी जरा आकर देखो बुलबुल अभी तक तैयार हुई या नहीं। दिव्या जब बुलबुल के कमरे में गई तो सजी धजी बुलबुल को देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन यह साड़ी तो बुलबुल ने खरीदी ही नहीं थी, तो फिर यह साड़ी किसकी है? अभी सोच ही रही थी कि बुलबुल के पास आकर पूछी, कैसी लग रही है भाभी और कैसी है ये साड़ी? दिव्या बोली, लेकिन बुलबुल तुमने तो ये नीले रंग की साड़ी खरीदी तो नहीं, फिर ये हरे रंग की साड़ी क्या याद है?
वो पूछने लगी। बुलबुल बोली, भाभी ये साड़ी मेरी दोस्त नैना की है, जानती हो 35,000 की है, एकदम नई है। वो मुझे अपने कपड़े दिखा रही तो मुझे यह साड़ी बहुत पसंद आई, तो कहने लगी तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो तुम पहन लो। दिव्या सोचने लगी, हे भगवान, यह तो अभी तक सुधरी नहीं, क्या सोच रही हो? भाभी बताओ ना कैसी लग रही है? बुलबुल ने अपने पल्लू को लहराते हुए बोली। कुछ सोचकर दिव्या ने कहना शुरू किया, साड़ी तो बहुत सुंदर है और तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा है कि ये साड़ी तुम्हें किसी और को देखने नहीं हो देगी। बुलबुल हैरान होकर बोली, क्या मतलब भाभी? मतलब यह बुलबुल की जब महिलाएं तुम्हारी तारीफ करेगी तो नैना यह खिताब अपनी 35,000 वाली साड़ी को नहीं देगी, वो कीमत ही नहीं उसके साथ जुड़ी कहानी भी सुनाएगी। यह साड़ी मैंने फैलाकर शोरूम में खरीदी है, साथ में बहुत विचार किया, फिर पति ने दिलाया, वगैरह वगैरह। जब सबको पता चला कि तुमने अपने देवर की शादी में महंगी मांगी हुई साड़ी पहनी तो लोग क्या सोचेंगे? यह साड़ी तुम्हारे रंग रूप खूबसूरती पे हावी हो जाएगी। बुलबुल बोली, नहीं भाभी, नैना ऐसी नहीं है। दिव्या बोली, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं नैना किसी को नहीं कहेगी, लेकिन जब अपनी साड़ी की चमक को पहली बार देखेगी तो क्या उनके मन में नहीं आएगी, काश ये साड़ी पहले मैंने पहनी होती, या काश मैंने बुलबुल को दिखाई ना होती, या बुलबुल ने कोई और साड़ी चुन ली होती। उसके मन की पीड़ा तुम्हारी खुशी के आरे में नहीं आएगी। यह जो एक मन उठने वाले भाव जो दूसरे तक आते हैं, उससे मन की स्थिति बहुत प्रभावित होती है। अपनी कम कीमत की चीज में भी अथाह खुशी होती है और साथ में संभाल संभाल कर चलने खाने का खतरा नहीं होता। कहकर दिव्या थोड़ी हंस पड़ी। चल जल्दी सामान समेट कर आजा, सब तेरे इंतजार कर रहे हैं। दिव्या तो चली गई, लेकिन बुलबुल के अंतरिम में कई सुर्ती के तार झरना हो गई। थोड़ी देर बाद बुलबुल आई तो दिव्या की आंखें खुशी चमक उठी। नवीन की पत्नी को देखकर बाजे खिल उठे। बुलबुल अपने पति की मेहनत की कमाई का लिबास ओढ़ कर आई थी, वही नीले रंग की साड़ी। प्रसन्नता उसकी आंखों में नहीं बल्कि पूरे जिस्म में छाई हुई थी और दिव्या के पास आकर बोली, थैंक यू भाभी, मुझे इतनी भारी गलती करने से रोकने के लिए। आपका एक एक शब्द आज मुझे अंदर से जाया किया। आज तक मेरे सहनी खुशी के लिए अपने आप को गिराती आई हूँ, दूसरे मुझे किसी मन भाव से दे रहा है, इस बारे में मेरी लालसा कभी विचार ही नहीं किया। यह सिर्फ मेरी तृषा थी और कुछ नहीं, जो कि अब हमेशा के लिए विदा हो गई। मज़ा तो अपनी खरीदारी वस्तुओं में ही जाता है, यह मैं अंदर से महसूस कर रही हूँ। आज देखो तो नवीन कैसे एक ट्रक मेरी ओर देखे जा रहा, शायद यही तो चाहता था। कहकर बुलबुल दिव्या के गले लग गई। दोनों ननद भाभी मस्त होकर नाचने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।